सभी को गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हम मांग के बारे में बात कर रहे थे। आज उसी टॉपिक से हम आगे बढ़ेंगे। मांग के उसके पहले हमने देखा था मांग क्या है, मांग फलन क्या है, मांग का नियम क्या है और किस प्रकार से ये सारी चीज़ें एक व्यवस्थित क्रम में एक बेसिक कंसेप्ट के रूप में हमने ये सारी क्लियर की थी स्टेप बाय स्टेप। तो इसी में अगली कड़ी है जो आज हम पढ़ने जाएंगे, वो एक है मांग में संकुचन वो विस्तार और दूसरा है मांग में कमी अथवा वृद्धि। यानी ये सारी चीज़ें जो मांग फलन से निकल के बाहर आती है कि भाई किस प्रकार से इसकी जो थीम स्टार्ट होती है वो मांग फलन से ही होती है। तो सबसे पहले जैसे मांग का हमने अर्थ इंटरप्रिटेशन किया था, फिर मांग फलन क्या है, फिर मांग का नियम क्या है, किस प्रकार का हम उसकी तालिका के द्वारा या चित्र के द्वारा विश्लेषण करके बताया था। उसी प्रकार से हमने इसकी चर्चा की थी मांग में संकुचन अथवा मांग में विस्तार। तो सबसे पहले इसके डिमांड फंक्शन यानी मांग फलन से ही इसका उद्भव करते हैं। डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, वाई एफ एच टी, इस प्रकार से एन वेरिएबल हो सकते हैं। यानी जो हमने आधुनिक मांग फलन पढ़ा था उस मांग फलन में वही वाली बात है कि कोई भी फलन अर्थशास्त्र में जहाँ जहाँ हम सारे कंसेप्ट देखेंगे उन सभी कंसेप्टों में हमें जो मेन आधार है, जो बेसिक चीज़ है, जो जड़ है, वहाँ से सारे टॉपिक और सारे उसकी अवधारणाएं बाहर निकालते हैं। वो है मांग फलन, यानी किसी भी टॉपिक का फलन से रिलेटेड है। फंक्शन, इट इज कॉल्ड फंक्शन किसको कहेंगे? जैसे हम यहाँ मांग फलन पढ़ रहे हैं तो मांग फलन में हम करेंगे बराबर के इधर जो चर होते हैं उनको हम जनरली स्वतंत्र चर कहते हैं और बराबर के इधर जो चर होते हैं वो आश्रित चर कहलाते हैं। तो यहाँ मांग फलन है तो ये मांग को निर्धारित करने वाले सारे स्वतंत्र चर है, जैसे वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, फैशन, हैबिट, टेस्ट या रुचि। इस प्रकार से एन वेरिएबल हो सकते हैं। ये सभी किसी भी वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले मांग निर्धारक तत्व कहलाते हैं। तो ये सब इसी का रूप है। सबसे पहले मैंने कहा फलन के जहाँ फंक्शन शब्द आता है, फलन शब्द आता है, इसका मतलब है दो चरों के बीच। अब यहाँ स्वतंत्र चर और आश्रित चर, इन दो चरों के बीच में पाए जाने वाले जो पारस्परिक एवं फलनात्मक संबंध है, इट इज कॉल्ड फंक्शन कहलाता है। अब जिस थीम में हमने जो फंक्शन पढ़ना है, जैसे यहाँ मांग फलन पढ़ रहे हैं तो मांग के सेंस में हम इसको इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि भाई जैसे किसी वस्तु के स्वतंत्र मांग निर्धारक चरों में एवं वस्तु की मांग मात्रा में जो बीच में पाए जाने वाले पारस्परिक अथवा फलनात्मक संबंधों को ही हम मांग फलन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके मांग फलन का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसकी जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु के अंदर संकुचन अथवा विस्तार का बहुत कंसेप्टेड चीज है, इसमें अवधारणा है जो केवल एक चीज समझने से सारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। अगर मान लीजिए इन सभी चरों को कांस्टेंट मान लें, इसके ऊपर सबके ऊपर हेड पैनल दे, जैसे मार्शल महोदय ने बोला एवरीथिंग इज कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर, यानी संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, फैशन, हैबिट यानी आदत, टेस्ट यानी रुचि या पसंदगी, ये सारे चरों को अगर हम स्थिर मान लेते हैं और केवल मात्र उस वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग मात्रा के बीच हम उसके संबंधों का अध्ययन करते हैं तो ये मांग में संकुचन अथवा विस्तार कहलाएगा। एक बेसिक चीज है कि अगर वस्तु की स्वयं की कीमत, जैसे बाय द फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ये पंखे की मांग मात्रा है और ये पंखे की कीमत है, तो केवल पंखे की कीमत में परिवर्तन के कारण अगर पंखे की मांग में परिवर्तन होता है तो उसको हम बोलेंगे मांग में संकुचन अथवा विस्तार। जबकि
संबंधित वस्तु जो है, जैसे मान लीजिए कूलर की कीमत है, एसी की कीमत है, उपभोक्ता की आय है, फैशन है, हैबिट है, इन सभी मांग निर्धारक चरों को स्थिर मान लिया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी कांस्टेंट है। तो इन दो चरों में केवल उसकी कीमत और उसकी मांग मात्रा का बीच का जो संबंध है, यानी स्वयं की कीमत में बदलाव के कारण अगर वस्तु की मांग मात्रा में बदलाव आता है तो वो मांग में संकुचन अथवा विस्तार कहलाएगा। अब दूसरी बात, मांग में कमी अथवा वृद्धि किसको कहेंगे? तो इस चीज को भूल जाइए, यानी वस्तु की स्वयं की कीमत को हम भूल जाते हैं। इन अन्य मांग निर्धारक चरों में बदलाव यानी परिवर्तन आता है, जिसके कारण वस्तु की मांग मात्रा बदल जाती है, उसको हम बोलते हैं मांग में कमी अथवा वृद्धि। यानी मांग में कमी अथवा वृद्धि किसके कारण होता है? उस वस्तु की स्वयं की कीमत के कारण नहीं होता है, संबंधित वस्तु की कीमत। जैसे हमने संबंधित वस्तु यहां ली, स्थानापन्न वस्तु ली कि भाई ये पंखे की मांग है, पंखे की मांग क्या करेगी? पंखे की कीमत से प्रभावित नहीं होगी, कूलर की कीमत अथवा एसी की कीमत से प्रभावित होगी। या उपभोक्ता की आय जो है पहले 10,000 थी, अब 20,000 हो गई, तो किसी ज्यादा वस्तु की मांग करने लग जाएगा। या मान लीजिए फैशन बदल गई, उसका ट्रेंड बदल गया। या मान लीजिए व्यक्ति की आदत जो है, हैबिट है, वो हैबिट बदल गई कि बिना पंखा वो नहीं रह सकता है, या उसकी पसंदगी में बदलाव आ गया है, तो जिसके कारण से उस पंखे की मांग मात्रा में परिवर्तन आएगा, तो इसको हम बोलेंगे मांग में कमी अथवा वृद्धि। तो मेन चीज जो बेसिक समझने की जो अवधारणा है, कंसेप्ट, ये कंसेप्ट का जो मेन थीम जड़ है, वो जड़ मैंने बाहर निकाल के बता दी कि भाई इसका उद्भव कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। अब इसके आधार पर हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम डिराइव करके बता सकते हैं कि भाई मांग में संकुचन अथवा विस्तार कैसे होगा। तो जैसे एक तालिका लेते हैं छोटा सा, जैसे संकुचन अथवा विस्तार में क्या होता है कि वस्तु की कीमत, यानी ये कीमत है, इधर डिमांड ले लीजिए या क्यू कोई भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ता, दो चरों की बीच की बात कर रहे हैं। तो जनरली जैसे कीमत और मांग के बीच में उल्टा संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। ये चीज हम पिछले वाले वीडियो में सिद्ध कर चुके हैं कि जो मांग का नियम है, वो नियम क्या बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कमी होती है। तो हम यहाँ जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 10, 20, 30, 40, इस प्रकार से किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? मांग घटना शुरू हो जाएगी। 50, 40, 30, 20, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया मान लीजिए। अब इसी जो है मांग तालिका को हम चित्र पर जो है ना, ग्राफ पर अगर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जैसे ही चित्र बनाएंगे तो हम वो ओरिजिन पॉइंट लेंगे, इधर एक्स अक्ष कहलाएगा, यहाँ डिमांड यानी किसी वस्तु की मांग मात्रा की बात कर रहे हैं, या हम यहाँ क्यू भी ले सकते हैं, क्वांटिटी भी जनरली अधिकांश किताबों में क्यू ही बताया है, लेकिन बिल्कुल सहज और सरल भाषा में समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ डिमांड लिया है और वाई अक्ष पर किसी वस्तु की कीमत ली गई है। तो अब वस्तु की कीमत और इसके बीच के और जो भी है, इसका हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तो इधर वही वाली है कि डिमांड जो है 10 हो गई, 20 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई। इस प्रकार से हम उसकी किसी वस्तु की मांग मात्रा ले सकते हैं एक्स अक्ष पर। इधर हम कीमत जैसे 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से ले सकते हैं। तो इसके आधार पर हम इस तालिका को डिराइव करते तो कैसा वक्र मिलेगा? जैसे 10 रुपये कीमत है, वहाँ मांग कितनी है? 50 है, तो ये पॉइंट बन गया। 20 रुपया कीमत है, इसकी डिमांड कितनी हो गई? 40 हो गई। 30 रुपया की डिमांड है, इसकी डिमांड कितनी होगी? 30 हो गई। 40 है तो डिमांड कितनी होगी? 20 हो गई। तो इन बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो एक वक्र मिलेगा जिसको हम बोलेंगे जनरली मांग वक्र, डी कहलाएगा, ये मांग वक्र का उद्भव कहलाएगा। इसी आधार पर जैसे कैसे हम मांग वक्र को उद्भव करेंगे। अब इसी मांग वक्र का जो है, जैसे मान लीजिए मांग में कमी अथवा वृद्धि की बात करते हैं, तो ये जैसे मांग फलन है, डिमांड कर्व है, इधर हम डी लेते हैं, इधर हम पी लेते हैं। यहाँ पर उपभोक्ता जैसे मान लीजिए कोई चीज़ का पसंद करता है और यह संतुलन में है, 20 रुपये यहाँ कीमत है और इतनी मात्रा जैसे मान लीजिए यहाँ 30 का यूज कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए मांग में संकुचन,
जैसे यानी इन शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये संकुचन का मतलब है पहले की अपेक्षा मांग मात्रा कम हो जाना, विस्तार का मतलब है पहले की अपेक्षा मांग मात्रा ज्यादा हो जाना। अब जैसे ही मान लीजिए कीमत में वृद्धि हो जाती है, जैसे कीमत बढ़ जाती है, यानी 20 से बढ़कर कीमत 30 रुपया हो जाती है, तो मांग घटकर 20 हो जाएगी। तो ई से जो E1 की तरफ जो बिंदु गया है संतुलन का ऊपर की तरफ, इसको हम बोलेंगे संकुचन। मांग में संकुचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मांग में संकुचन, अर्थात पहले की अपेक्षा मांग मात्रा कम हो गई। अब इसका जस्ट ऑपोजिट हम ले लेते हैं। मान लीजिए उस वस्तु की कीमत घट जाती है, 20 से घटकर 10 हो जाती है, तो पहले की अपेक्षा मांग मात्रा बढ़ जाती है, यानी यहाँ 40 हम ले लेते हैं। तो ये E2 बिंदु है, ई से E2 बिंदु की तरफ उपभोक्ता का जो गमन है, इसको हम बोलेंगे मांग में विस्तार, यानी ये एक्सपांसन हो गया है पहले की अपेक्षा ज्यादा। तो अगर इसे E2 की तरफ अगर उपभोक्ता गमन करता है तो इसको बोलेंगे मांग में विस्तार, और ई से वापस E1 की तरफ अगर उपभोक्ता गमन करता है तो इसको बोलेंगे मांग में संकुचन, यानी ये पीछे की तरफ चल रहा है, ये आगे की तरफ चल रहा है। तो किसी एक ही मांग वक्र, यानी संकुचन विस्तार जो होता है हमेशा मांग वक्र नहीं बदलता है, यानी वस्तु की स्वयं की कीमत में बदलाव के कारण केवल एक ही मांग वक्र पर उपभोक्ता ऊपर अथवा नीचे गमन करता है। इसी को हम मांग में संकुचन अथवा विस्तार कहलाएंगे। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है। अब ये केवल स्वयं की कीमत के कारण हुआ है। अब जस्ट इसका उल्टा ले ले हम, मांग में कमी अथवा वृद्धि। तो एक छोटी सी तालिका जैसे P है, ये D है। अब इसमें क्या करना है कि स्वयं की कीमत में बदलाव नहीं करना है। जो भी मांग में चेंजेज आ रहा है वो किसी दूसरी अन्य मांग निर्धारक चरों में बदलाव के कारण आ रहा है। तो जैसे 10 रुपये कीमत थी, तो यहाँ कीमत मान लीजिए डिमांड 20 थी, फिर 10 रुपये कीमत है, इसकी डिमांड बढ़कर 40 हो गई। इस प्रकार का जो एग्जाम्पल लिया जाएगा जिसमें कीमत एक समान रहती है लेकिन उसकी मांग मात्रा बदल जाती है, ये किसके कारण बदली है कि मांग को निर्धारित करने वाले जो अन्य मांग निर्धारक चर है, जैसे संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, फैशन, हैबिट, पॉपुलेशन का बढ़ना, गवर्नमेंट पॉलिसियों का जो है बदलाव होने के कारण, जिसके अन्य एन वेरिएबल्स हो सकते हैं जो उसकी मांग को प्रभावित करते हैं। अब इसी तालिका को अगर मान लीजिए हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वही बात है, एक्स अक्ष पर है किसी वस्तु की मांग मात्रा लेंगे डी यानी डिमांड, और इधर पी लेते हैं। जो पहली बार अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं उनको एक बात मैं बता देता हूं कि काफी इकोनॉमिक्स जो है चिन्हों पर चलती है। जनरली ये डी और पी जो लिखा है ना मैंने, ये कैसे आया इसका भी कोई न कोई रीजन है। बिना रीजन कोई चीज नहीं आती है। यानी हमेशा क्या करते हैं कि जिस वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे मांग को अर्थशास्त्र में डिमांड कहते हैं, तो हमेशा उसको पूरा डिमांड ने लेकर उसका पहला लेटर, डिमांड का मतलब पहला लेटर डी ले लिया गया है। उसी प्रकार से कीमत को जो है अंग्रेजी में हम प्राइस कहते हैं, तो प्राइस का पहला लेटर जो है वो पी ले लेते हैं। तो जहां एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर जो चीज शो कर रहे हैं कि ये कहां से आए, तो इसका भी नॉलेज होना चाहिए। ये एक बेसिक चीज है, कहीं किताब में लिखी हुई नहीं है। तो इसलिए हमेशा जहां जहां आप किताबें पढ़ते हो, जहां जहां ये चीजें शॉर्ट चीजें आती है, अधिकांश अर्थशास्त्र जो है चिन्हों पर चलती है। तो हम एक्स अक्ष पर क्या चीज दे रहे हैं, मैंने बता दिया इस डायग्राम के अंदर कोई न कोई दो आर्थिक चर है। उन दो आर्थिक चरों में कैसा संबंध है, जैसा संबंध होगा उसी के अनुसार इसकी यहाँ तस्वीर बन जाएगी। अब जैसे हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं कि किसी वस्तु की कीमत अथवा किसी वस्तु की मांग मात्रा के बीच में कैसा संबंध होता है, कैसा रिलेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ उसकी तस्वीर अथवा फोटो बन जाएगी। तो हमें बताने का चाह रही है, हम वाई अक्ष पर पी लिख रहे हैं, इसका मतलब किसी वस्तु की कीमत है। एक्स अक्ष पर डी लिख रहे हैं, इसका मतलब किसी वस्तु की
मांग मात्रा है। तो हम जैसे मांग में कमी अथवा वृद्धि करें तो यहाँ कीमत जो है उसकी फिक्स हो गई है 10 और ये फिक्स हो गई। अब क्या होता है कि जैसे ये आरंभिक डिमांड कर्व है, पहले वाला मांग वक्र है किसी वस्तु का, और यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में है ई बिंदु पर, यानी 10 रुपया कीमत पर जो है वो 20 इकाइयों की किसी वस्तु की मांग कर रहा है। अब मान लीजिए अचानक मांग के जो अन्य निर्धारक चर है, जैसे संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, हैबिट यानी एच, एफ, टी, इन आर्थिक मांग निर्धारक चरों में जो परिवर्तन हुआ है जिसके कारण वस्तु की मांग मात्रा में बदलाव हुआ, यानी मांग में वृद्धि हुई, यानी उन चरों जैसे आय बढ़ गई तो पहले की अपेक्षा उसकी मांग जो है बढ़ जाएगी। तो जहां मैंने पहले बता दिया, जहां मांग में विस्तार अथवा संकुचन होता है वो किसी एक ही मांग वक्र पर उपभोक्ता ऊपर से नीचे गमन करता है, लेकिन जैसे ही हम मांग में कमी अथवा वृद्धि पड़ते हैं तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व यानी मांग वक्र विवर्तित जो हम मांग मात्रा कर रहे थे वो 20 इकाइयों की थी, अब बढ़कर वो 40 हो गई है, तो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, इसको हम बोलेंगे मांग में वृद्धि। जस्ट इसका रिवर्स देख लीजिए, अगर मान लीजिए हमें मांग में संकुचन अथवा विस्तार बताना है तो इसी प्रकार से एक छोटी तालिका ले लीजिए, सॉरी संकुचन कमी अथवा वृद्धि बतानी है, तो ये P है, ये D है। तो कीमत में बदलाव नहीं करना है, यानी कीमत कांस्टेंट रखनी है 10-10। अब मांग में जो कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, किसके कारण हो रही है? अन्य मांग निर्धारक चरों में बदलाव के कारण हो रही है। तो यहां हमें ये वृद्धि का था, ये कमी का एग्जाम्पल है। तो पहले कीमत कितनी थी? 40, सॉरी मात्रा, अब कितनी होगी मात्रा? 20। देखिए दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इसमें केवल कीमत एक समान, इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, केवल मात्र जो है ये जो बदलाव चेंजेज हो रहा है कीमत में वृद्धि और कीमत में कमी, ये किसके कारण हो रहा है? अन्य मांग निर्धारक चरों में बदलाव के कारण। अब इसी तालिका को अगर मान लीजिए मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करता हूं तो कैसा ग्राफ बनेगा? यानी वही ओरिजिन बिंदु, यहाँ पर जो है एक्स अक्ष पर डिमांड लेते हैं, वाई अक्ष पर प्राइस लेते हैं, ये उसका आरंभिक मांग वक्र है डी, कीमत उसकी पहले से फिक्स कर रखी है 10 रुपये, यहाँ उसका पहला संतुलन हो गया है इवन, यानी यहाँ जो है वो कितनी है? 40 रुपये उसकी इकाइयाँ हैं, किसकी? ये 40 इकाइयाँ आरंभिक किसी वस्तु की मांग मात्रा है। अब चेंज किया हुआ है कि अगर मान लीजिए उपभोक्ता की आय पहले की अपेक्षा कम हो गई है, घट गई है, तो वस्तु की स्वाभाविक बात है पहले की अपेक्षा कम मांग करेंगे। संबंधित वस्तु की कीमत में भी बदलाव हो गया है, या सारे जो मांग को निर्धारित करने वाले घटकों में कमी हो गई है जिसके कारण से मांग में कमी आएगी। तो नया मांग वक्र इस प्रकार से भी बन गया DD1। अब नया मांग वक्र तो इस प्रकार से नया संतुलन भी बन गया E से E1, और ये मांग मात्रा कितनी हो गई है? 20 इकाइयाँ।
तो ये वापस रिवर्स की तरफ आ रहा है, यानी ई से E1 की तरफ आ रहा है संतुलन। इसी को हम बोलेंगे मांग में कमी। यानी आरंभिक जो है मांग मात्रा 10 रुपये कीमत पर 40 इकाइयां थी, लेकिन जो बदलाव आया है अन्य मांग निर्धारक चरों में, जिसके कारण से पहले की अपेक्षा मांग मात्रा कम हो गई है, तो नया संतुलन कौन सा बन गया? E1 बन गया और उसकी मांग मात्रा पहले की अपेक्षा कम हो गई। इसी कंसेप्ट को हम बोलेंगे मांग में कमी। तो ये केवल उस मांग फलन से, यानी डिमांड इज एक्स इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कोमा प्राइस ऑफ वाई, वाई एफ एच टी, इस प्रकार से एन वेरिएबल, यानी ये जो मांग फलन है, इस मांग फलन के आधार पर ही हम ये चारों कंसेप्ट बाहर निकाल लिया। यानी इन चीजों को कांस्टेंट रखकर इसमें बदलाव, यानी स्वयं की कीमत में बदलाव के कारण से किसी वस्तु की मांग मात्रा में जो बदलाव होता है वो कहलाता है मांग में संकुचन अथवा विस्तार। और मान लीजिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं, स्वयं की कीमत को भूल जाते हैं और अन्य मांग निर्धारित चरों में जो बदलाव आता है जिसके कारण से वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन आता है, जैसे दोनों एग्जाम्पल आपके सामने, हम वृद्धि को देखते हैं और यहाँ इधर कमी को देखते हैं। तो ये चारों कंसेप्ट जो है, केवल थीम इसकी यही है कि अगर मांग फलन को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो आगे की सारी जो अवधारणाएं हैं वो एक झटके में, चुटकियों में जो है इजी हो जाती है। ये देख लो सारे सामने, जो कभी भी अर्थशास्त्र नहीं पढ़ी है, जिसको दिमाग के अंदर बड़ा फोबिया है कि इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है, बहुत ग्राफिकल है और कॉम्प्लिकेट टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम किसी चीज़ के अंदर नहीं घुसते हैं तो तब तक हमें बहुत ज़्यादा वो एक कॉम्प्लिकेट चीज़ लगती है। और जैसे हम मान लीजिए स्टेप बाय स्टेप, जैसे मान लीजिए चरणबद्ध तरीके से हम सारे इस अवधारणा को बाहर लेके आए तो आसानी से सारी चीज़ इतनी सरल और सहज हो गई है कि मेरी ख्याल से कहीं किसी भी स्टूडेंट के लिए दिक्कत नहीं आती है। तो जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा में या विश्वविद्यालय के जो भी एग्जाम दे रहे हैं, विद्यार्थी इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़े। जैसे मान लीजिए एक स्टेप आ गया तो फिर अगला स्टेप आएगा, फिर अगला स्टेप आएगा, तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ आगे बढ़ेगी। तो हमने केवल मांग की परिभाषा से स्टार्ट की, फिर मांग फलन क्या है, उसके बाद में मांग का नियम क्या है, मांग में संकुचन अथवा विस्तार क्या है। तो ये सारा हमने एक तरह से व्यवस्थित तरीके से कर दिया। अब इसका एक सेकेंड स्टेप आता है मांग की लोच। वो भी जो है मेन आधार उसका यही रहेगा मांग फलन। अगर मांग फलन को आपने सही इंटरप्रिटेशन सीख लिया है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। वही मांग फलन लिखना है जो आधुनिक है। जनरली ये 3 चर आरंभिक वाले ज़्यादा काम में आते हैं, बाकी वाले थोड़े कम आते हैं। इस प्रकार से n वेरिएबल हो सकते हैं। ये आधुनिक मांग फलन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। पूरा हम मांग फलन लिखते हैं, जो जो बातें मांग किसी वस्तु की मांग मात्रा को प्रभावित करती है उसको हम मांग निर्धारक चर कहेंगे। अब इसमें देखिए मुख्य रूप से ये 3 हैं, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और वाई। इन चरों को थोड़ा कुछ समय के लिए आप भूल जाइए और इसका ज़्यादा भी यूटिलाइज नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मांग की कीमत लोच किसको कहेंगे? जहां लोच शब्द आता है इसका मतलब उसमें कितनी इलास्टिसिटी पाई जाती है, लोचता कितनी रहती है। अब लोचता कब आएगी? जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये जैसे एक पिलर खड़ा है, इस पर कोई न कोई बाह्य ताकत धक्का देंगे या इसको कोई न कोई दबाव डालेंगे तो इसमें कितना एक्शन होगा, कितनी क्रिया होगी, उस क्रिया को जो हम मापते हैं वही लोच कहलाती है। अब जहां मांग की कीमत लोच आ जाती है तो ये एक सापेक्ष माप है। कैसा माप है? सापेक्ष माप है, अर्थात हम वहां कोई न कोई चीज की तुलना कर रहे हैं। हिंदी में इसके 2-3 वर्ड आते हैं सापेक्ष, जैसे इसकी परिभाषा भी पढ़ते हैं ना, मांग की कीमत लोच किसको कहते हैं? तो ये इन चरों को भूल जाए, केवल उसकी वस्तु की कीमत, यानी डिमांड इज एक्स इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। ये मार्शल वाला जो है मांग फलन है।
अब मांग की कीमत रोज किसको कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन रहेगी? तो इसमें एक देखो बहुत बड़ी अच्छी थीम है, और ये कहीं भी जो है जनरली किताबों में नहीं रहती। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारा लंबा एक अनुभव होने के बाद से, मंथन होने के बाद में कोई न कोई उसके बहुत बढ़िया गुरु रहे हैं, और उन्होंने इस चीज को निकाल के बाहर बताया है, जो आज भी हम उनके ऋणी हैं। और वो बेसिक चीजें, उन्हीं के आधार पर सारा इकोनॉमिक्स इतना इजी हो गया। क्योंकि जो कंसेप्टेड सब्जेक्ट रहते हैं, जो टेक्निकल सब्जेक्ट रहता है, उसमें हर एक विद्यार्थी का दिमाग नहीं चलता है। जब कोई बताएंगे उस चीज को तो बहुत ही आसान लग जाएगी, और जब तक हम सेल्फ करेंगे तो एक पजल सी बनी रहती दिमाग में कि एक्चुअली ये आया कहाँ से। तो बहुत ही वो कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी वो ऑटोमेटिक निकलते। बाकी 90% स्टूडेंट के लिए थोड़ी दिक्कत रहती है कि जब तक कोई इसको बताएगा नहीं तब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी। अब देखिए, मैं मांग की कीमत रोज की परिभाषा यहां से निकालता हूं। ये वस्तु की कीमत है, ये वस्तु की मांग मात्रा है। अब एक्स का यहाँ एग्जाम्पल लिया तो एक्स वस्तु कोई भी ले सकते हैं। जैसे हमने एक्स वस्तु ले ली, पंखे की कीमत। अब यहाँ क्या करना है, इसमें जो परिवर्तन आएगा वो प्रतिशत परिवर्तन आएगा, और इसमें भी जो परिवर्तन आएगा वो प्रतिशत परिवर्तन आएगा। हिंदी में इसके 2-3 वर्ड आते हैं, एक सापेक्ष, एक आनुपातिक, एक प्रतिशत। ये तीनों वर्ड सिमिलर है। अब किसी का भी यूज कर दे, कई किताबों में सापेक्ष परिवर्तन की बात की गई है, किसी किताबों में आनुपातिक माप की बात की गई है, और किसी किताबों में प्रतिशत परिवर्तन की माप की गई है। ये सारी बातों का निष्कर्ष एक ही है कि किसी वस्तु यानी उसी वस्तु यानी एक्स वस्तु यानी एक्स वस्तु की कीमत है, तो किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में भी प्रतिशत परिवर्तन की जो माप की जाती है, जिसका मेजरमेंट किया जाता है, इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, यानी मांग की कीमत लोच कहेंगे उसको। इस मांग फंक्शन से ही वो हम चीज डिराइव करने जा रहे हैं। यानी पंखे की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस पंखे की मांग मात्रा में भी प्रतिशत परिवर्तन की जो माप की जाती है, उस माप को ही उस पंखे की कीमत लोच यानी मांग की कीमत लोच कहते हैं। अब जैसी परिभाषा हमने दी है, उसी परिभाषा को अगर गणितीय रूप में हम देखते हैं, ये साइन होता है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बोलते हैं इसको, मांग की कीमत लोच, या शॉर्ट में भी ईपी कई किताबों में लिखा हुआ, एक ही बात है, यानी ये कीमत लोच है। अब जैसे इसका सूत्र है, जैसी परिभाषा है कि भाई सबसे पहले स्वतंत्र चर कौन सा है, कीमत। बदलाव किस में हुआ, सबसे पहले कीमत में। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए आरंभिक रूप से एक कीमत लेते हैं, कीमत किसकी है, एक्स वस्तु की। फिर उस कीमत में परिवर्तन होता है, तो जनरली एक त्रिभुज जैसा निशान बनाते हैं, इसको हमारे शास्त्र में डेल्टा शब्द से प्रयोग करते हैं। तो डेल्टा का मतलब ये त्रिभुज, जहां जहां शब्द लिखा हुआ, जहां जहां किताबों के अंदर अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं आप, त्रिभुज जैसे ट्रायंगल आकृति की अगर आकृति बनी हुई है तो इसका मतलब होता है जिस चर के आगे ये लगा हुआ होता है। जैसे ये प्राइस ऑफ एक्स के आगे लगा हुआ है। मैं बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूं ताकि वहां कहीं भी आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं हो जाए। जिस चर के आगे ये त्रिभुज लगा हुआ है, इसका मतलब उसमें परिवर्तन को शो कर रहा है, यानी यहाँ एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन को बता रहे हैं। अब एक्स वस्तु हमने जैसे कोई भी वस्तु ले ली, जैसे यहाँ हमने मान लीजिए पंखे की ली, तो पंखे की कीमत में जो बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, वो अब कैसा परिवर्तन है, प्रतिशत परिवर्तन। जैसी परिभाषा है उसके अनुसार ये सारा सूत्र हम उत्पन्न कर रहे हैं, उसको व्युत्पन्न कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। अब ये इसमें बदलाव हुआ, इस बदलाव के कारण से क्या हो जाएगी, उसकी मांग मात्रा में भी परिवर्तन आएगा। तो यह पहले वाली जो डिमांड ऑफ एक्स, फिर उस डिमांड में परिवर्तन हुआ, तो यहां भी लिखेंगे हम डेल्टा डी एक्स। अब कैसा परिवर्तन, यहां भी प्रतिशत परिवर्तन है, यानी मांग की कीमत की लोच की जो परिभाषा थी, उस परिभाषा को हमने गणितीय रूप से सूत्र के रूप में इसको इंटरप्रेट कर दिया है। तो ये इस चीज को बता रही है। तो ये आरंभिक रूप से
मांग की कीमत लोच का सूत्र है। अब या इसको हम थोड़ा सही फॉर्म में रख देंगे, यानी अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि ये डेल्टा डी एक्स तो ऊपर है ही और नीचे डेल्टा एक्स है। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, यहाँ प्राइस अपॉन एक्स ऊपर चला जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा डेल्टा पी एक्स। अब इसको और अगले रूप में अगर लिखेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो है क्या हो जाएगी, डेल्टा डी एक्स इनिशियल डेल्टा पी एक्स, या बीच में डॉट का मतलब गुणा का निशान है, ऊपर क्या है प्राइस अपॉन एक्स और नीचे डिमांड ऑफ एक्स। ये ही फाइनल रूप से मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला है, सूत्र है। यानी इस सूत्र को ही हम प्रयोग में लेते हैं। जो भी गणितीय सवाल आता है जनरली छोटा, कि पहले वस्तु की कीमत ये थी, फिर उसमें बदलाव के कारण ये हो गई, पहले मांग मात्रा ये थी, अब मांग मात्रा ये है, तो मांग की कीमत लोच ज्ञात करो, ये फॉर्मूला है। तो ये जनरली इन्हें इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का सूत्र क्या हो जाएगा, डेल्टा डी एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स गुणा पी एक्स अपॉन डी एक्स। ये फाइनल रूप से मांग की कीमत लोच का सूत्र है। अब गणित रूप से इसको और भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए जो मैथमेटिक्स में साइड में है जनरली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, इसको क्या करते हैं डी एक्स, इस परिवर्तन के जगह डी शब्द ले लेते हैं, प्राइस अपॉन एक्स गुणा प्राइस अपॉन एक्स और प्राइस डिमांड ऑफ एक्स। ये भी एक उसका गणितीय रूप से अगर मान लीजिए थोड़ी हाई क्लासों के अंदर जाएंगे, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार की इलास्टिसिटी का सूत्र मिलेगा। यानी वहाँ जो त्रिभुज वाली आकृति थी, जो परिवर्तन है यहाँ डी से कन्वर्ट कर दिया गया है, उसी के आधार पर इसका आंकलन कर दिया गया। तो ये मांग की जो है कीमत लोच है कि किस प्रकार से मांग की कीमत लोच की परिभाषा है, कैसे उसको सूत्र को हम व्युत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सिंपल, मैंने मांग फलन से ये सारी चीजें निकाली है। यानी इसकी मांग की कीमत लोच का अर्थ है परिभाषा सबसे पहले कैसे होगा कि किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक, सापेक्ष या प्रतिशत, ये तीनों वर्ड सिमिलर है, एक समान, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। यानी किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप या होने के कारण उसकी मांग मात्रा में भी प्रतिशत परिवर्तन की जो माप की जाएगी वो माप ही मांग की कीमत लोच कहलाएगी। और सूत्र के रूप में ये सारी चीज हमने आरंभिक रूप से निकाली है, लास्ट स्टेप के अंदर ये उसका गुण, यानी ये आपको याद करना पड़ेगा डेल्टा डी एक्स। जनरली यहाँ डी एक्स की जगह मैंने बताया डी नहीं लिखकर क्यू लिखते हैं, क्यू का मतलब क्वांटिटी यानी मात्रा। हमने इसको कंफ्यूजन नहीं होने कारण से डी आरंभिक ले ली, तो डी की जगह आप क्यू लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई किताबों में जनरली क्वांटिटी से लेते हैं, अब कौन सी क्वांटिटी है, वो मांग की क्वांटिटी है, तो यहाँ क्यू शब्द है, डी की जगह क्यू आ जाएगा, बस बाकी कोई अंतर नहीं आएगा। ये आपको एक सही तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ डी लिया है। तो इस प्रकार से इसका सूत्र होगा, इस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा। अब याद करने का आसान तरीका मैंने बता दिया है किस प्रकार से निकला है ना, ताकि अब याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई चीज कैसे आई अगर वो हमें पता हो जाता तो सबसे बेस्ट और पढ़ने में क्या हो सकता है, क्योंकि वो चीज वही बात व्यक्ति बताएगा जिसके कंसेप्ट क्लियर है, जो उस विषय के बारे में जानता है, कैसे आया, किस स्टेप से निकला। तो ये सारी चीज मैंने बताई है, इतनी बेसिक बताई, कहीं भी ऐसी किताबों में नहीं है, लेकिन बार बार अध्ययन करने से, बार बार निष्कर्ष करने से ये सारी चीजें निकल के बाहर आती है। अब इसी के आधार पर जो है, सूत्र के आधार पर हम एक एग्जाम्पल लेकर मांग की कीमत लोच भी निकालेंगे कि कैसे निकलेगी। सबसे पहले डिमांड एक्स इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। हम तीन ही चर ले लेते हैं यहाँ, प्राइस ऑफ वाई और वाई। ये जैसे मान लीजिए मांग फलन है, तो अब इसमें परिवर्तन हुआ जिसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, मांग की कीमत लोच।
अब इसका सूत्र क्या निकाल लिया हमने, डेल्टा डी एक्स अपॉन डेल्टा पी एक्स गुणा पी एक्स अपॉन डी एक्स, ये इसका एक तरह से सूत्र हो गया। अब मान लीजिए मैं दूसरे चर की बात करता हूं, प्राइस ऑफ वाई। अगर इसके अंदर परसेंटेज चेंज आता है और उसके कारण इस वस्तु की मांग मात्रा में अगर प्रतिशत परिवर्तन आता है, जिसमें तिरछा प्रभाव है, क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको, तिरछा प्रभाव है, यानी कीमत किसी अन्य वस्तु की बढ़ रही है, जैसे वाई वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, और प्रभाव किस पर पड़ रहा है, एक्स वस्तु की मांग मात्रा पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है, एक्स वस्तु की मांग मात्रा पर पड़ रहा है, यानी ये तिरछा प्रभाव है। इसी कारण से इसको मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच कहते हैं। इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी डिमांड तो है किसी एक्स वस्तु की और प्राइस है किसी वाई वस्तु की। जैसे हम मान लीजिए ये कीमत हम ले लें चाय की मांग, और इधर हम कॉफी ले लेते हैं, तो बाजार के अंदर कीमत किसकी बढ़ रही है, कॉफी की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, और उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, चाय की मांग पर। तो तिरछा हुआ कि नहीं हुआ, क्रॉस हो गया इसमें। तो हमेशा अगर संबंधित वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन की माप ही मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच कहलाती है। बिल्कुल सिंपल और सहज भाषा में इसकी परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई। आप जैसे ही मांग फलन पढ़ लिया, यानी संबंधित वस्तु का मतलब या तो पूरक वस्तु है या वो कौन सी वस्तु है, प्रतिस्थापन वस्तु है। संबंधित वस्तु जहां जहां आती है, रिलेटेड गुड, उसके अंदर दो वस्तुएं छिपी हुई है। एक कौन सी वस्तु है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये दोनों वस्तुएं उसके अंदर छिपी हुई है। तो संबंधित वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन या बदलाव होने के कारण से उस वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन की जो माप है, उस माप को ही मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसको भी क्या करेंगे, जैसे मांग की कीमत लोच का सूत्र का हम व्युत्पन्न किया था, डिराइव किया था, उसी प्रकार से इस वस्तु की जो है क्रॉस इलास्टिसिटी को भी हम ऐसे ही या ईसी के रूप से इसको सिंबल के रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं। अब हुआ क्या, जैसे मैं आरंभिक रूप से वापस वही बताऊं, प्राइस किसकी थी, वाई वस्तु की। इसमें क्या हुआ, बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन हुआ, प्रतिशत परिवर्तन हुआ। मांग किसकी थी, एक्स वस्तु की थी, उसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन हुआ, प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ये उस तिरछी अथवा आड़ी अथवा मांग की लोच की व्युत्पत्ति कैसे हुई, व्युत्पन्न कैसे हुआ, डिराइव्ड कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति ऐसे हुई। अब इसी को हम सही फॉर्म में लिखेंगे वापस अगले फॉर्म में या करके, तो क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी क्रॉस इक्वल टू, यहाँ डेल्टा प्राइस ऑफ वाई हो जाएगी, यहाँ डेल्टा डिमांड ऑफ एक्स हो जाएगा। ऊपर जो गिनत है उसकी वाई वस्तु की हो जाएगी और नीचे डिमांड एक्स वस्तु की हो जाएगी। फाइनल रूप से यही सूत्र बनेगा। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और इसको पक्षांतरण करेंगे तो ऊपर जो है प्राइस ऑफ वाई ऊपर चला जाएगा, डिमांड नीचे। तो ये जो है क्रॉस इलास्टिसिटी यानी ईसी जो जनरली लिखते हैं, तो डेल्टा डिमांड ऑफ एक्स डेल्टा प्राइस ऑफ वाई गुणा वाई अपॉन एक्स, इसको हम मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच का फॉर्मूला कहते हैं। यानी किस प्रकार से मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच का निर्धारण होता है, ये इसी फॉर्मूले। तो इस मांग फलन में दो चरों का यानी दो निर्धारक चरों के आधार पर दो लोचों का हमने किस प्रकार से व्युत्पन्न होता है, डिराइव होती है,
वो सारी चीज क्लियर कर दी। अब तीसरा चर आता है जिसमें बोलते हैं उपभोक्ता की आय। इससे जो भी होगा उसको हम बोलेंगे आय लोच। कौन सी कहलाएगी ये? आय लोच कहलाएगा। अगर उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन हुआ जिसके कारण से उस वस्तु की मांग मात्रा में भी प्रतिशत परिवर्तन आ गया। कैसा परिवर्तन आ गया? प्रतिशत परिवर्तन आ गया, जिसको हम मांग की आय लोच कहते हैं। यानी ये मुख्य रूप से मांग की जो लोच है, उन लोचों में 3 प्रकार की लोचें पड़ते हैं। पहली लोच मांग की कीमत लोच, दूसरी लोच मांग की आड़ी अथवा तिरछी लोच, और तीसरी लोच मांग की आय लोच। अब ये तीनों लोच कैसे उत्पन्न हुई है, किस प्रकार से इसको हमने डिराइव किया? केवल मात्र एक मांग फलन का आपने सही तरीके से ज्ञान हो गया, भान हो गया, उसी से सारी चीजों को हमने निकाल दिया। तो ये तीनों का अलग अलग डेफिनेशन लास्ट बचा है इनकम इलास्टिसिटी। इस इनकम इलास्टिसिटी का जो है भी सूत्र जो है हम कैसे करेंगे, उसी आधार पर करेंगे जिसके आधार पर जैसे किया। तो जैसे मान लीजिए इलास्टिसिटी ऑफ वाई इनकम कहलाएगा, तो आरंभिक रूप से यहाँ स्वतंत्र चर कौन सा है? वाई है। तो सबसे पहले हम लेंगे आरंभिक वाई, यानी पहले वाली आय कितनी है, फिर उसमें परिवर्तन हुआ तो हम परिवर्तन को डेल्टा से और वाई से लिखेंगे। अब कैसा परिवर्तन? प्रतिशत परिवर्तन। तो पहले वस्तु की मांग मात्रा कितनी थी? डी थी। फिर मांग मात्रा में बदलाव आया। कैसा बदलाव आया? प्रतिशत परिवर्तन आया। बस ये इसकी आरंभिक जो है डेफिनेशन के आधार पर जो परिभाषा में थी वो बात हमने यहाँ लिख दी। अब इसी को सही फॉर्म में लिखेंगे तो अगले स्टेप यानी इनकम इलास्टिसिटी का मतलब आय का लोच, ये क्या हो जाएगा? ऊपर डेल्टा एक्स है ही, नीचे डेल्टा वाई बच जाएगा, और ये वाई ऊपर चला जाएगा, यानी वाई ऊपर आ जाएगा, नीचे डी बचेगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आय लोच का सूत्र बन गया। कौन सी लोच का बन गया? मांग की आय लोच किसको कहेंगे? ये इस प्रकार से इस फॉर्मूले के आधार पर मांग की आय लोच को हम डिराइव करते हैं। तो इस प्रकार से हमने मांग फलन के आधार पर जो मुख्य रूप से हिक्स और एलन ने किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले 3 मांग निर्धारक तत्वों को माना था कि उस वस्तु एवं की वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय, ये तीनों बातें किसी भी वस्तु की मांग मात्रा को प्रभावित करती है। इसी के आधार पर हमने 3 मांग की लोच निकाल दी। पहला, अगर मान लीजिए स्वयं की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण से मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे मांग की कीमत लोच। अगले स्टेप में संबंधित वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है और जिसके कारण से उस वस्तु की मांग मात्रा में भी प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, उसको हम मेजरमेंट करेंगे तो मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच कहलाएगी। तीसरा मांग निर्धारक चर है उपभोक्ता की आय। तो उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में भी प्रतिशत परिवर्तन होता है, जिसको मेजरमेंट करते हैं, जिसकी हम माप करते हैं, वो कहलाती है मांग की आय लोच। यानी ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। इन्हें तीनों को ही हम बोलते हैं मांग की लोच के प्रकार, टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। यानी मांग की लोच किसको कहेंगे? तो ये 3 लोच होगी मांग की। सबसे पहले मांग की कीमत लोच, मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच और मांग की आय लोच। ये तीनों फॉर्मूले जो मैंने लिखा है ये मांग की लोच के प्रकार कहलाते हैं कि जो जो मांग के निर्धारण, और भी उसके जैसे मांग निर्धारक तर्कों के आधार पर हो सकता है, लेकिन उनका रोल गौण रहता है तो जनरली उनको इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं। इस आधार पर हम ये तीनों सूत्र निकाल लें। अब जैसे एक का मान लीजिए मैं एग्जाम्पल निकाल के इसका मैथमेटिकल हल निकालता हूँ, गणितीय हल निकालता हूँ, एक एग्जाम्पल लेकर कि भाई किस प्रकार से जो है मांग की कीमत लोच निकलेगी। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने एक डायग्राम बनाया, चित्रात्मक यानी डायग्राम रूप से कैसे हम मांग की लोच को रिप्रेजेंट करेंगे। इधर जैसे डिमांड ऑफ एक्स
यानी हम किसी वस्तु की मांग लेते हैं, इधर प्राइस ऑफ एक्स, जनरली एक्स पर वस्तु की मांग, या क्यू भी ले सकते हैं, क्वांटिटी भी ले सकते हैं। अब उसका मान लीजिए वस्तु का मांग वक्र इस प्रकार से डिमांड कर्व है। अब इसके अंदर इस प्रकार से जैसे दो स्थितियां बनी हुई है, यानी 20 रुपया कीमत थी, वो घटकर 10 हुई, मांग जैसे 50 थी, वो बढ़कर 100 हो गई। यानी ये ए बिंदु था, ये बी बिंदु पर। तो इस आधार पर हम मांग की कीमत लोच कैसे निकालेंगे कि जो परिवर्तन आया वो प्रतिशत परिवर्तन आया कैसे हुआ। अब इसमें जो आरंभिक चीज है, जैसे P0 बोलेंगे इसको, और नई कीमत है उसको P1 बोलेंगे। उसी प्रकार से पहले वाली जो मांग है उस मांग को जनरली D बोलेंगे, D0, और नई वाली को हम P1 कहलाएंगे। अब जैसे मान लीजिए डेल्टा जो P आता है, वो डेल्टा P क्या आता है, P0 माइनस P1, यानी दोनों कीमतों का जो है अंतर जो होता है वो अंतर ही डेल्टा P कहलाता है। उसी प्रकार से डेल्टा D जो है वो D0 माइनस D1 कहलाता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस डेल्टा D कहलाता है। कई किताबों में P0 P1, P0 का मतलब है आरंभिक, इस चीज को नहीं बोलना है, गलती 100% यहाँ होने की संभावना है कि जहाँ P0 लिखा हुआ है या D0 लिखा हुआ है, मतलब उसका मीनिंग ये है कि वस्तु की आरंभिक कीमत और वस्तु की आरंभिक मांग मात्रा। तो ये आरंभिक कीमत को बताएगी और ये नई कीमत को बताएगी, ये आरंभिक मांग मात्रा को बताएगी, ये नई मांग मात्रा को बताएगी। ये डिफरेंस, मेन बेसिक चीज इसकी यही है। और हमेशा कोई भी चीज का हम परसेंटेज निकालते हैं, प्रतिशत निकालते हैं, तो आरंभिक चीज पर निकालते हैं। यहाँ एक ट्विस्ट है, अधिकांश स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ मोड़ है तो एक्सीडेंट होने का पूरा संभावना यहाँ बनती है। तो हमेशा जो कीमत का जो सूत्र है, कीमत रोज का, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का जो सूत्र है, डेल्टा D अपॉन डेल्टा P गुणा P और D, ये जो P का मान है और ये जो D है, हमेशा वस्तु की आरंभिक कीमत और आरंभिक मांग मात्रा को लेते हैं। यहां गलती मत करना, नई कीमत लेते क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी सूत्र में जो P बता रहे हैं, वस्तु की जो पहले वाली यानी P0 वाली जो कीमत है उसका मान ही हम पुटअप करेंगे, D0 वाली जो मांग मात्रा है उसका मांग हम करेंगे। एक बार दोबारा दोहरा रहा हूं कि सूत्र के अंदर ये P और D है, ये हमेशा फर्स्ट वाली कीमत और फर्स्ट वाली मांग मात्रा रहेगी, क्योंकि प्रतिशत परिवर्तन हमेशा आरंभिक चीज पर निकलता है, शुरुआत वाली चीज पे निकलता है। जैसे ये आपके सामने एग्जांपल है, अभी सारे क्लियर हो जाऊंगा, मैं इसी क्वेश्चन को हल करूंगा, तो इसी सूत्र में ये मान रखना है। तो यहां मैं जैसे इसके आगे ही मान रख देता हूं, ये डेल्टा P आया तो P0 माइनस P1 है, तो P0 कौन सा मान है, ये 20 वाला मान है, क्योंकि पहले कीमत 20 रुपये थी किसी आइसक्रीम की, उस समय 50 आइसक्रीम की मांग की जाती थी। अब जैसे मान लो सर्दी का सीजन आया तो आइसक्रीम की कीमत घटकर 10 रुपया हो गई, तो उसकी मांग मात्रा जैसे बढ़ी, तो यहाँ डिफरेंस निकलेंगे, यानी 20 माइनस 10 बराबर कितना अंतर आ गया, 10 का। ये 10 का जो मान है इसी को हम बोलते हैं डेल्टा P। उसी प्रकार से D का भी है, आरंभिक डिमांड कितनी थी, 50 थी, नई डिमांड कितनी हो गई, 100 हो गई, तो परिवर्तन कितना आ गया, -50 का आ गया। ये कौन सा है, डेल्टा D, यानी मांग में ये परिवर्तन हुआ, कीमत में ये परिवर्तन हुआ। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें 4 चीजें चाहिए और वो चारों चीजें हमें मिल गई। जैसे डेल्टा D, ये रहा डेल्टा D, डेल्टा P, ये रहा डेल्टा P। अब ये P
मैंने पहले ही बता दिया, ये पी कौन सी पी होगी, वस्तु की आरंभिक कीमत, यानी ये आरंभिक कीमत है तो ये होगी। और डी कौन सी होगी, वस्तु की आरंभिक मांग मात्रा। तो ये चारों मान आ गए, इसके अंदर रख दो, हल कर दो, जो भी आएगा रिजल्ट वो पता चल जाएगा। तो अब इसी के आधार पर मैं मान रखता हूं, जैसे डेल्टा डी कितना है, डेल्टा डी -50 है, तो माइनस हमेशा इलास्टिसिटी माइनस में रहती कीमत की लोच। ये कितना है, डेल्टा पी 10 गुणा पहली वाली कीमत कितनी है 20, और नई वाली जो है मांग कितनी है वो है 50। ऊपर वालों को गुणा कर दो, नीचे वालों को गुणा कर दो, कटता तो काट दो। जैसे मान लीजिए 1 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस तो है ही, ये 10 हो जाएगा, नीचे करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा -2। यानी ये हिडन रहता है चीज़ कि मांग की जो कीमत लोच है वो हमेशा उसका मान ऋणात्मक ही रहता है, तो ये माइनस लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का मान कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। तो इसी के आधार पर हम इसका एक पूरा जो है किस प्रकार से मांग की लोच का कंसेप्ट है, उसकी मीनिंग यानी परिभाषा कैसी है, उसी परिभाषा से मांग फलन से आधार पर उसका हमने सूत्र का व्युत्पन्न किया, फिर हम उसको रेखा चित्र की सहायता से जो है इंटरप्रिटेशन किया कि कैसे हमने आरंभिक कीमत ली, उसकी नई कीमत हुई, आरंभिक मांग मात्रा थी, नई मांग मात्रा थी, इन सभी को हमने उस फॉर्मूले में मान रखा और गणितीय रूप से हमने रिप्रेजेंट करके देख लिया, इसकी विवेचना करके देख ली कि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच हम कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं। अब ये क्या एक से ज़्यादा रिजल्ट आती है तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये कहेंगे इकाई से अधिक लोचदार या अत्यधिक लोचदार, क्योंकि एक से मान जैसे ज़्यादा आता है तो वो इसमें एक शब्दावली रहती है, उसको बोलते हैं लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार। यानी एक से ज़्यादा मान है कि हमने जिस अनुपात के अंदर वस्तु की कीमत में परिवर्तन, यानी इसकी मेन बेसिक थीम है, यानी इससे हमें क्या सिद्ध होता है, वो ये सिद्ध बताते हैं कि जैसे इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग हमने किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत जो बदलाव किया था और उसके कारण उस वस्तु की मांग मात्रा में भी प्रतिशत परिवर्तन हुआ, लेकिन कीमत के सापेक्ष मांग में ज़्यादा बदलाव आया, ज़्यादा परिवर्तन आया, तभी तो इसका रिजल्ट इकाई से अधिक आया। इस कारण से उसको बोलते हैं लोचदार, यानी हमने हल्का सा धक्का लगाया लेकिन वो बहुत तेज गति से वापस आगे जो है कंपन करने लग गया, यानी हमारी जो एक्शन हुई उसके बदले में जो रिएक्शन मिला वो ज़्यादा था, तभी तो उसका मान इकाई से अधिक आया, लोचदार आया। तो इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक, जो मोर देन इलास्टिक यानी इकाई से अधिक लोचदार है। तो इस प्रकार से इसकी पूरी हमने एक व्याख्या कर दी। इसी स्टेप में अगला भी हम करेंगे, मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच, यानी एक ही चीज़ से सारी निकल रही है, अब अलग से दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए एक बंद कमरा था, उस बंद कमरे के अंदर हमने एंटर करने का रास्ता बता दिया, अब अंदर जाके आप पता कर देंगे ये तो हमने देखा हुआ है कि इसी के आधार पर तो आपने गेट निकाला था, ये खिड़की ऐसे निकाली थी, ये पंखा है, ये ट्यूबलाइट है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आप आसानी से सहज भाव से सरल तरीके से सारी चीज़ निकाल लेंगे। अब ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में थीम आने लग गई कि उसी मांग फलन से जैसे मांग की कीमत लोच निकाली, अब उसमें चेंज किया जाएगी, ये दोनों जगह कीमत क्या हो जाएगी, वाई वाई हो जाएगी, इस जगह एक्स एक्स हो जाएगा, तो ये क्या बन गई, मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच बन जाएगी। इस कीमत की जगह वाई वाई आ जाएगा तो वो कौन सी बन जाएगी, मांग की आई लोच बन जाएगी। उसी आधार पर हम निकाल लेंगे सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से ये सारा एक मैटर रहता है, बेसिक चीज़ रहता है। आप लोगों को विशेष रूप से ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मान लीजिए ऐसी बेसिक चीज़ें कहीं भी नहीं मिलेगी, हम जो है अर्थशास्त्र की शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल एक अंगुली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं, और आगे जाके आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है अगर कंटिन्यू आप इसके साथ जुड़े रहेंगे, हम चैनल के साथ, और बार बार जो है सब्सक्राइब कीजिए, इसको आइकॉन बेल को दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स लोगों को बताइए कि वास्तव में रियल व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स क्या है। ये इकोनॉमिक्स यहाँ से शुरुआत होती है, बेसिक कंसेप्ट यहाँ होती है। उसके बाद भी आप जरूर उसमें कमेंट्स डालें कि भाई मान लीजिए यहाँ तक तो हमें समझ में नहीं आया, इसके बाद समझ में नहीं आएगा
तो उस क्वेरी का भी हमने वापस रिवाइज करेंगे, ध्यान रखेंगे, जो जो कंसेप्ट नहीं आएगा उसके एडिशनल हम क्लास ले लेंगे और व्यवस्थित तरीके से ये सारी चीज़ बताएंगे। इकोनॉमिक्स में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत पिछले 10 सालों का मेरा यही अनुभव है, बार बार चीज़ को जो है हमने अच्छी तरह से की है। लगातार कंपटीशन के एग्जाम देते हुए हमारी 5वीं नौकरी है, तो पिछले 10 सालों से हम पढ़ रहे हैं, बार बार कंपटीशन दे रहे हैं, हर चीज़ में क्या क्या कमियां रह गई है, ऑथेंटिक बुक निकाल निकाल के, इंग्लिश मीडियम की भी बुक निकाल के सारी चीज़ों को पढ़ के अपने शब्दों में एक नोट्स बनाकर सहज भाव से कैसे जो है विद्यार्थी के सामने मैटर प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उसके सामने कोई भी कॉम्प्लिकेट समस्या पैदा नहीं हो। इन बातों के आधार पर हमने ये मैटर तैयार किया है और व्यवस्थित तरीके से जैसे जैसे क्लासें होती जाएगी ये सारी चीज़ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। विशेष रूप से जो द्वितीय श्रेणी सेकेंड ग्रेड के सामाजिक विज्ञान विषय में लेकर बैठते हैं एग्जाम में, उसमें सबसे जटिल और कॉम्प्लिकेट विषय रहेगा इकोनॉमिक्स। वो उसी का सिलेबस लगभग 99% वो कवर कर रहे हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, उसी के आधार पर पूरा सिलेबस में ये चीज़ें डाली गई है। लेकिन अब क्या कि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो कीमत में कौन सी कीमत बदल रही है, संबंधित वस्तु की कीमत क्या है, तो वो पता नहीं रहेगा और 5 बार आप रटोगे तो भूल जाओगे। ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है। आप कम पढ़ो लेकिन अच्छी तरह से पढ़ो कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। पूरा सिलेबस होना कोई ज़रूरी नहीं है। आपने आधा सिलेबस भी किया लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो कि ये 10 क्वेश्चन मेरे 100% सही होंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें सही हो जाएगी तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सही हो जाती है। इसलिए ये एक बार दोबारा इन चीज़ों को सारा देख लेना। आज के लिए इतना ही इनफ है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।